नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अभी बिहार की चर्चा होगी तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा ही होगी। 30 जुलाई को मतदान होना है और देखिए, नामांकन की प्रक्रिया तो कल ही खत्म हो गई, आज स्क्रूटनी भी हो गई और हम ये कह सकते हैं कि पहली परीक्षा प्रशांत किशोर पास कर गए हैं। उनके नामांकन पत्र को वैध सही पाया गया है। इसका आशय ये हुआ कि अब वह ठीक से चुनाव लड़ पाएंगे, बीजेपी से मुकाबला होगा। और यदि बीजेपी की बात कहें तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव जो है वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का है, जिनके इस्तीफे के कारण यह उपचुनाव हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो देखिए, नितिन नबीन कल शाम को पटना पहुंच गए और 24 घंटों में उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया है। आज मेरी मुलाकात भी हुई, जब मैं वहां गया था तब भी हमने देखा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता वहां मौजूद थे। एनडीए में शामिल जितनी पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों से बातचीत हो रही थी और इसके पहले कल देर रात तक उन्होंने मंडल अध्यक्षों, बूथ कमेटी और शक्ति केंद्र, इसके अलावा तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से बातचीत की और जहां कोई भ्रांतियां थी उसे दूर खत्म करने की कोशिश की। देखिए, बीजेपी में भी अंदर खाने में यह बात मान ली गई है कि मुकाबला प्रशांत किशोर से है और मुकाबले में राजद नहीं है, इसकी चिंता भी है। और यह भी सुनने और देखने को मिल रहा है कि मुसलमान तो उधर से दिगे ही, तेजस्वी यादव की उदासीनता के कारण यादव भी इधर उधर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठौर ठिकाने तलाश रहे हैं। जो आप कहते हैं सत्ता तो चाहिए चाहिए और नहीं तो कम से कम विपक्ष में भी मजबूती हो। शिवानंद तिवारी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है और कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर का पलड़ा अभी भारी दिख रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि देखिए, चुनाव सिर्फ प्रबंधन का खेल नहीं होता, मनोवैज्ञानिक बढ़त और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी देखा जाता है। ये कौन सी बात हुई कि आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और स्वयं विदेश प्रवास में है। ऐसे में ना आपका कार्यकर्ता, ना आपका नेता और ना आपका उम्मीदवार कहीं दिखेगा और उसे कोई गंभीरता से लेगा। तो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यह सोचना चाहिए कि यदि प्रशांत किशोर, जिनके बारे में उन्होंने कहा पलड़ा अभी भारी है, यदि वे चुनाव हार भी जाते हैं और नंबर 2 पर रहे, जो आप कह रहे थे कि लंबे अंतर से मुकाबले में आरजेडी पीछे छूट गया, तो विपक्ष की धूली तो प्रशांत किशोर बन जाएंगे। तो ये सारी बातें और नितिन नवीन के ऑपरेशन में बहुत सारी बातें हो रही हैं। जन सुराज के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की चर्चाएं चल रही है। केसी सिन्हा, गणितज्ञ केसी सिन्हा, जो यह कहते थे कि हमने पटना साइंस कॉलेज में प्रशांत किशोर को पढ़ाया है और प्रशांत किशोर भी कहा करते थे कि वे मेरे गुरु हैं। कुम्हरार से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वह भी पॉलिटिकल अदला बदली कर सकते हैं। इसके अलावा चेतना झाम, जो पहले जनसुराज से जुड़ी थी, टिकट नहीं मिलने पर समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तीसरे नंबर पर रही थी, वह भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। बिट्टू सिंह, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह, जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था। बिट्टू सिंह ने जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर दीघा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वे भी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और देखिए, वीआईपी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं आनंद मधुकर यादव, पटना के ही लालजी टोला मोहल्ले के हैं, जहां बीजेपी पिछड़ती रही है, आरजेडी आगे बढ़ता रहा है। आनंद मधुकर यादव की पत्नी श्रुति श्री फतुहा की प्रमुख हैं, वह भी बीजेपी आने वाले दिनों में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन नितिन और ऑपरेशन सम्राट प्रशांत किशोर के खिलाफ शुरू हुआ है। अब देखने की बात होगी कि प्रशांत किशोर कैसे इस ऑपरेशन से बाहर निकलेंगे और चुनावी समर में आगे बढ़ेंगे। पहली परीक्षा, जो हम लोग कहते हैं
कि इधर के दिनों में यह मुश्किल हो गया है कि विपक्ष का उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भी वैध करा ले। तो पहली परीक्षा में प्रशांत किशोर पास हो गए। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने ठीक बात कही कि आजकल ये एक मुश्किल होती जा रही है। तो वो जी मुश्किल तो उन्होंने पार कर ली, अब उनकी चर्चा है। देखिए हर चीज में सिर्फ प्रशांत किशोर की चर्चा होती है। जी। आज सुबह से दिल्ली में हम जहां भी जिस स्टूडियो में गए, जिस चैनल में हमारी बात हुई, हर आदमी ये पूछ रहा था कि प्रशांत किशोर की संपत्ति 200 करोड़ रुपए, 212 करोड़ रुपए, प्रशांत किशोर की हम्म। पढ़ाई, उनकी पत्नी की संपत्ति। तो प्रशांत किशोर नॉमिनेशन करेंगे, कल दिन भर उसकी चर्चा हुई कि उन्होंने नॉमिनेशन किया, आज उनके एफिडेविट की चर्चा हो रही है, उसके पहले दूसरी चर्चा हो रही। तो किसी तरह से प्रशांत किशोर चर्चा में। तो जी। सबसे पहली जब चुनाव को, जब आप चुनाव का विश्लेषण करते हैं, तो ये देखना होता है कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा व्यक्ति, या कौन सा मुद्दा, कौन सा एजेंडा, कौन सी पार्टी हम्म। लोगों के कॉन्शस में, सबकॉन्शस में, लोगों की चर्चाओं में किस पार्टी ने, किस व्यक्ति ने अपनी जगह बनाई है। हम्म। तो ये तो तय मानिए, और वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से बढ़त की शुरुआत होती है। तो ये तो तय मानिए कि लोगों के इमेजिनेशन में, सिर्फ बांकीपुर में नहीं, बांकीपुर के बाहर भी लोगों के इमेजिनेशन में इस समय जो सबसे प्रमुख स्थान है वो प्रशांत किशोर का है। हम्म। और ये बात हम लोग कह चुके हैं ज्ञानेश्वर जी की अब कोई भी उनसे बड़ा उम्मीदवार कोई पार्टी बिल्कुल। बांकीपुर में नहीं उतार सकती थी। हम्म। इसलिए आप उम्मीदवार के कद के चक्कर में नहीं पड़े, आपने एक कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा। हम लोग कल से कह रहे हैं, कल भी हमने ये बात कही थी ज्ञानेश्वर जी की, कार्यकर्ता भी ऐसा होना चाहिए था जिसकी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग। हम बिल्कुल। उम्मीदवार के उम्मीदवारी की बात नहीं कर रहे हैं, और उनके चुनाव हारने जीतने की कोई बात कर रहे हैं। जी। लेकिन जिस व्यक्ति, जिस नेता की, बिहार जैसे प्रदेश में जहां लोग मानते हैं कि चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर भी आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी राजनीतिक समीकरण समझाया जा सकता है, जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का उम्मीदवार आए और उसका राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हो, वो बिल्कुल। अपना केस अपने से खुद से प्लीड करने की स्थिति में नहीं हो, अपना प्रचार खुद से करके अपने लिए वोट मांगने की स्थिति में नहीं हो, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं। हम कल इस बात को कह रहे थे, कई लोगों ने कल भी कहा, आज भी कई लोगों ने कहा, और फिर वीडियो आ गया उनका, जी। वीडियो जो आज बात कर रहे थे, और उस वीडियो को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो ये हो सकता है कि लोग कहें कि पब्लिसिटी हो रही है, बैड पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप इससे एक इमेज बनती है, इससे एक धारणा लोग बनाते हैं कि आपने क्या समझा है कि किसी तरह के कैंडिडेट को, किसी को भी उतारेंगे तो बांकीपुर के लोग उसको वोट देंगे, बांकीपुर के लोग बंधुआ हैं। मतलब ये जो प्रशांत किशोर कह रहे थे, हम कल भी इसी बात पर इंफेसिस कर रहे थे, आज फिर वीडियो आया नीरज सिन्हा का, और वही बातें फिर हो रही हैं। और हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी खोज करके देखे आशुतोष तिवारी को, जिस तरह से वो काउंटर कर रहे हैं, मीडिया ने जिस तरह से उनको घेरा हुआ है, एकदम ब्लड थ्रस्टी मीडिया ने। लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा करके आशुतोष तिवारी ने कितना बड़ा मतलब गुनाह हुआ है वहां, और आशुतोष तिवारी उसके बेनिफिशियरी हैं। कितने शांत तरीके से, कितने संयमित तरीके से, और कैसी अच्छी भाषा में। तो ये जरूरी होता है, बिहार में कम से कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। तो एक तरफ प्रशांत किशोर है जिन्होंने लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, लोगों की चर्चाओं में आ गए हैं, चाहे जिस वजह से आ जाए। उनकी पत्नी आ गई तो उसकी चर्चा हो गई कि उनकी पत्नी भी आई, उनके बच्चे आए, या उनका ये एफिडेविट है, तो वो हर तरह से रोज उनकी चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी ने उम्मीदवार दिया, उनकी चर्चा में निगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो खैर अभी 20 दिन का टाइम है, 15 दिन के टाइम में कैसे इसको बीजेपी काउंटर करती है वो भी देखना होगा। और तीसरे उम्मीदवार, हम लोग बाकी चीजों पर बात करेंगे, पहले अभी जो तीनों उम्मीदवारों का मामला दिख रहा है, उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बना दिया और छोड़ करके चले गए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार प्रशांत किशोर ने राघवपुर में चंचल सिंह को उम्मीदवार बना दिया और छोड़ के चले गए। पहले कहे कि हम ही लड़ेंगे, हमारी कर्म भूमि या जन्मभूमि से लड़ेंगे, और नहीं लड़े। तो उसका क्या हश्र हुआ, कैसे पूरे प्रदेश में जो प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी का जो कैंपेन था वो पूरी तरह से हिट किया, उसी वजह से हिट हुआ, और वो खराब हो गया, पूरा कैंपेन खराब हो गया। अभी वही हाल इन्होंने, तेजस्वी यादव ने किया है कि आपने उम्मीदवार बनाया और लगातार दूसरी बार रेखा गुप्ता को आपने उम्मीदवार बनाया वहां से। पहली बार तो लड़ी थी, अनुभव नहीं था, अब तो अनुभव भी है उनके पास। उस अनुभव के बाद जब वो मैदान में उतरी, आप उनको छोड़ करके चले गए। चुनाव जीतना हारना बड़ी बात नहीं होती है ज्ञानेश्वर जी, वो बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रेखा गुप्ता चुनाव हार जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो भी जान के टिकट लिए, उनको भी पता है कोई लड़ाई में नहीं है, चुनाव हार जाएंगी। लेकिन कई बार चुनाव लड़ते हुए आपको अपना एजेंडा इस्टेब्लिश करना होता है, जनता के बीच में बताना होता है कि आप क्या लेकर के आए हैं। जनता ने अगर आपको जीता है तो आप क्या दे सकते हैं, आपका क्या विजन है बिहार को लेकर के, बांकीपुर के लेकर के।
और जब बांकीपुर के चुनाव में पूरा देश सुन रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, तो वहां तो प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी बात पहुंचा रहे हैं वैसे तेजस्वी यादव भी पहुंचा सकते थे। उनको भी बिल्कुल। मीडिया का पूरा अटेंशन मिलता है, वो भी हम्म। आकर के कहते कि हमने क्या, और आप अभी हनीमून पीरियड खत्म होने वाला है, नीतीश हम्म। कुमार की सरकार के तो अब 8 महीने हो गए, जी। सम्राट चौधरी की सरकार के भी 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, कल ही हमको हम्म। लगता है 90 दिन हो, 3 महीने हो जाएंगे 15 तारीख को। बिल्कुल। तो आप जो हनीमून पीरियड होता है वो भी खत्म हो रहा है, तो अब आप सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं, अपना हम्म। पॉजिटिव एजेंडा जो आपका था वो बता सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या बताएंगे ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहली बात तो हमारी इच्छा है कि तेजस्वी यादव आकर के बताएं कि वो अगर उनकी सरकार बनती तो हर घर को एक सरकारी नौकरी देने की जो उन्होंने घोषणा की थी वो हम्म। कैसे देते। वो उनको कहना चाहिए कि देखिए ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है और हमने वादा किया था कि हम हर घर को रोजगार देंगे, कैसे देंगे उसका ब्लूप्रिंट रखे जनता के सामने। बाकी पूर्व के तो बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे बिहार के लोग हैं, वो समझेंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया अपने उम्मीदवार को, और अपने उम्मीदवार जो उनकी हैं उनके साथ ऑड ये है ज्ञानेश्वर जी कि वो जिस वैश्य समाज से आती हैं वो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करता है, जी। और जो जिस पार्टी से आती है उसका जो ट्रेडिशनल वोट है वो ये देख रहा है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। तो हम्म। इनके साथ जो है वोट की कोई पूंजी नहीं है, मतलब अपनी जाति वाली पूंजी भी नहीं है, और जो पार्टी का वोट है आधार है उसकी भी पूंजी नहीं है, नहीं, अपनी हमें तो जाति की खबर आ पूंजी रही है वैश्य जी, है। कि हमें खबर आ रही है कि देखिए, जैसे जनसुराज के लोग पहुंच रहे हैं बीजेपी के पास, ठीक वैसे ही आरजेडी वाले पहुंच रहे हैं प्रशांत किशोर के पास। हाँ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल छटपटाहट है। और देखिए, पहले यह कहा जा रहा था कि 18 जुलाई को तेजस्वी यादव लौट आएंगे, जहां कहीं भी हैं, किस देश में हैं यह अब तक नहीं बताया गया है। और किसी भी नेता से पूछे तो वे कहेंगे उन्हें पता नहीं है, जल्दी लौटेंगे। अब खबर आ रही है कि 22 जुलाई को लौटेंगे। उनकी पत्नी राष्ट्रीय यादव का बर्थडे है, केक कटिंग पार्टी होगी बीजेपी विदेश में, फिर वो लौटेंगे। तो इतना नॉन सीरियस तरीके से भी आप चुनाव लड़ेंगे। और आरजेडी के कार्यकर्ता, रेखा गुप्ता की आपने बात कही, आरजेडी के कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। और हमने कहा नितिन नवीन ने आकर के संयोजन और समन्वय का काम किया, और प्रशांत किशोर तो 24 घंटे इसी में ले ही रहे हैं, उनका अपना चुनाव है। हाँ, तो यही डिसएडवांटेज है कैंडिडेट का, जो डिसएडवांटेज है आरजेडी का वो ये है ज्ञानेश्वर जी कि वैश्य जाति से आती हैं उनका वोट भी नहीं मिल रहा है, और आरजेडी का जो वोट आधार है मुसलमान यादव का वो भी नहीं मिल रहा है उनके साथ। कम से कम अगर तेजस्वी यादव को यादव कैंडिडेट लड़ाई होती तो एक वोट तो कम से कम इंश्योर होता ना कि वो वोट उनको मिलेगा। अभी तो इस कैंडिडेट उन्होंने जिसको दिया है उसके पास कोई वोट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। चुनाव एकदम पूरी तरह से पहले दिन से चुनाव हो गया है बाइपोलर, आमने सामने का चुनाव जिसको कहते हैं वो हो गया है। एक तरफ नितिन नवीन और सम्राट चौधरी के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। कैंडिडेट का वहां कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो सम्राट चौधरी और नितिन नवीन का चुनाव होगा, कमल छाप का जो ट्रेडिशनल वोट है उसका चुनाव है, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का चुनाव है। तो ये आमने सामने की लड़ाई में आरजेडी का कैंडिडेट चला गया, और दिक्कत ये है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं लड़ाई में ले आने की। आप ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि भाई दूसरे तीसरे स्थान की लड़ाई में तो शामिल हो जाओ, बिल्कुल। वो भी नहीं कर रहे हैं। पहले स्थान की लड़ाई में नहीं शामिल हो रहे हैं तो वो भी नहीं कर रहे हैं आप। तो एक तरह से ये हराकिरी की तरह है, आत्मघात की तरह है। आगे चुनाव में इसका बहुत नुकसान होगा। अभी अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग समझ रहे हैं कि एक सीट से क्या होना है और ये तो ट्रेडिशनली हम लोग हारते रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। कई बार ऐसी सीटों का मैसेज भी आगे की राजनीति और पूरे प्रदेश में जाता है। तो वो ये मान के नहीं बैठना चाहिए कि हम लोग हार रहे थे, और जब आप एक सीट गिव अप करिएगा, एक सीट गिव अप करने की अगर टेंडेंसी आ गई तो फिर आप दूसरी सीट भी करेंगे, चौथी भी करेंगे, आप हर सीट गिव अप करेंगे। कोई नेता गिव अप करता है? गिव अप करने वाला नेता कैसे चुनाव लड़ेगा? अगर कोई आदमी सोच सकता था ज्ञानेश्वर जी की पिछले मतलब 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 2 सीट मिली थी, बिल्कुल। और अगले चुनाव में वो पार्टी पर पहुंच गई 77 सीट पर, और उसके अगले चुनाव में उसने सरकार बना लिया। अब तक जो बीजेपी की पहले की लीडरशिप थी वो गिव अप करती थी कि भाई बंगाल तो हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो जब आप गिव अप करेंगे तो कैसे जीतेंगे? जो लड़ने जाएगा वो जीतेगा, ये तय मानिए। हम पहले भी एक दिन आपको कहे थे, ये एरिस्टोटल का या प्लेटो का किसी का वो है, हमको ध्यान नहीं आ रहा कि ओलंपिक के मेडल्स जो हैं वो सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए नहीं होता है। ओलंपिक का मेडल कंटेस्टेंट के लिए होता है, जो हिस्सा लेता है उसमें पार्टिसिपेट करता है उसको मिलता है। आप बहुत तेज धावक हैं और बहुत बलवान आदमी हैं, लेकिन आप कंटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो आपको मेडल नहीं मिलेगा, आप चाहे जितने भी तेज धावक हो, कंटेस्टेंट को मिलता है। तो चुनाव वो जीतेगा जो लड़ेगा, तो आप लड़ ही नहीं रहे। और जब और एक जगह बिहार में ही बीजेपी को देखिए अजीत जी, जब उसने जान लिया, बीजेपी को तो पता ही था ना कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, मानसिक अवस्था कैसी है, तो नीतीश कुमार को झटका नहीं गया।
नीतीश कुमार के चेहरे का क्या महत्व है बीजेपी ने समझा और चुनावी प्रबंधन को अपने जिम्मे रखा, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया, विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद नीतीश कुमार की विदाई कर दी। तो बीजेपी पर्दे के पीछे से काम करती रही, आगे आकर जब समय आया तो सत्ता में बैठ गई। बिल्कुल। और अभी देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी 15 और 17 दो तारीखें तय है प्राइम मिनिस्टर के पंजाब दौरे के लिए। पंजाब में भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी ने गिव अप नहीं किया है कि हमको 2 ही सीट है और हम जीत ही नहीं सकते हैं, सिख लोग तो वोट देते नहीं है, वहां किसान आंदोलन का सेंटर था, तो इसलिए गिव अप नहीं किया है। उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में तोड़फोड़ की, राज्यसभा के 6 एमपी ज्वाइन कराए और अभी ऐसी तैयारी ऐसे लड़ना चाह रही है बीजेपी की कम से कम तीसरे नंबर पर रहे मजबूती से। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर है, तो अगले चुनाव में दूसरा या पहला होने की लड़ाई लड़ेंगे। और आप तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी ने 15 साल बिहार में राज किया, उसके बाद 5 साल केंद्र में शासन में रहे हैं, उसके बाद 2 बार और सरकार बनी, अपोजिशन के लीडर हैं, आप सीट कैसे गिव अप कर सकते हैं कि हम यहाँ नहीं जीत सकते? आप जब गिव अप करिएगा तो आपने मनोबल गिरेगा। नितिन नवीन के घर पर जमावने में देखा कि देखिए पटना में हर वार्ड में रामनवमी कमेटी बनी हुई है, हर जगह पर दशहरा कमेटी बनी हुई है, उन कमेटियों की बैठक हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर से चुनाव लड़ना है। हम बार बार कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि यदि प्रशांत किशोर न होते तो इस चुनाव की चर्चा ही कहीं नहीं होती। तो दशहरा कमेटी की बैठक हो रही है, रामनवमी कमेटी की बैठक हो रही है, थाना की शांति कमेटी में जो शामिल आम लोग हैं उनके साथ बैठ के हो रही है, और आप जो है बिल्कुल गिव अप की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और उधर प्रशांत किशोर तो भाई घर घर पहुंच रहे हैं, कभी इस पार्क में जा रहे हैं, कभी उस पार्क में जा रहे हैं, और जो वह भी समझ रहे थे कि उनके नामांकन पत्र को रद्द कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो उन्होंने तैयारी की। हाँ, उनके एफिडेविट पर लोग चर्चा करते रहे कि हाँ उन्हें इतनी संपत्ति। तो हमने देखा बिहार में और भी कई विधायक हैं जो 100 करोड़ पार वाले हैं, 100 करोड़ पार वाले हैं। तो प्रशांत किशोर ने एक जो भ्रम था कि उनकी पढ़ाई कितनी है, इस भ्रम को एफिडेविट के माध्यम से दूर कर दिया। और देखिए भाजपा उम्मीदवार का जब शपथ पत्र आया तो बहुत छोटा सा शपथ पत्र है, बहुत कुछ बताने को था भी नहीं। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने 2012 में मैट्रिकुलेट किया है, मैट्रिक की परीक्षा पास की है, और फिर 12 साल लग गए उन्हें ग्रेजुएशन करने में। 2024 में ग्रेजुएशन किया है जहानाबाद जाकर, और बीच में इंटरमीडिएट कहां से किया इसकी जानकारी नहीं दी गई है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो पढ़ाई लिखाई में प्रशांत किशोर उनके सामने कोई टिकते नहीं। और आपने कहा, देखिए प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं बांकीपुर की जनता को कि देखिए मैं एमएलए बन गया तो मैं कायाकल्प कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका विधायक आपकी जुबान बनेगा और आपके विधायक को इसकी कोई जरूरत नहीं होगी कि वह किसी सरकारी फंड में कट मांगेगा। वह पहले से इतना समृद्ध है। हमने वह देश दुनिया देखी है जहां 10, 20, 50, 100 करोड़ कमाने वाले लोग भी बहुत अमीर नहीं माने जाते हैं, लेकिन बिहार में 10, 20, 50 करोड़ जिनके पास हो वह जमीन पर नहीं होते हैं, छत पर सवार हो जाते हैं। तो हम तो उस दुनिया को देख कर लौटे हैं, मुझे क्या जरूरत है। ये भी कैंपेन में उनके लिए एक एडवांटेज की बात होगी, चूंकि ये बाकी लोग भी ये बात कहेंगे ही उनके बारे में कि भाई ये तो ऐसा आदमी है जिसको पैसे रुपए से कोई वो कमीशन लेने का एमएलए फंड में, एमपी फंड में कोई जरूरत नहीं है, या कोई भी सरकार की योजना आएगी तो उसमें कमीशन मांगने वाले नहीं है। ये तो बड़ी उनके बारे में एक आम धारणा पहले से लोग माने हुए हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से गांधीवादी मूल्यों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, वो ये बात तो उनके बारे में सहज रूप से लोग कहेंगे, उसमें उनका वो एक एडवांटेज रहेगा उनके साथ बाकी किसी दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले। तो एक तरफ तो आरजेडी ने गिव अप किया है, इस वजह से भी आमने सामने का बाइपोलर इलेक्शन है बीजेपी का और प्रशांत किशोर का। अब दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं ज्ञानेश्वर जी। शायद ये प्रशांत किशोर के साथ क्या डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो कास्ट का इक्वेशन कोई उन्होंने डेवलप नहीं किया है अपना, वो कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते रहे हैं। पिछली बार भी हम तो लगातार उनको कहते रहे हैं कि बिहार की राजनीति में नहीं, पूरे देश की राजनीति में भी, किसी भी राज्य की राजनीति में कम ही नेता होंगे जो पहले किसी कास्ट के नेता नहीं बने। अपनी जाति के जब आप नेता बनते हैं, एक खास जाति का आपको समर्थन मिलता है तो उसके साथ दूसरी जातियां जुड़ती हैं, वो कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये एक बिहार की राजनीति में डिसएडवांटेज होता है। हो सकता है कि इस बाई इलेक्शन में वो एडवांटेज हो जाए, तो वो डिसएडवांटेज एक उनके साथ यह। दूसरा, बीजेपी जैसा संगठित दल नहीं है उनके पास। बीजेपी के पास जितने नेता हैं गांव गांव घर घर जाकर के कैंपेन करने के लिए, उतने उनके पास नेता नहीं है। उनको जो करना है वो खुद करना है। बीजेपी की जब फौज उतरेगी वहां तो उसके पास इतने नेता हैं
ज्ञानेश्वर जी की, कहीं नितिन नवीन घूम रहे हैं, कहीं सम्राट चौधरी जा रहे हैं, कहीं नहीं, वो जेडीयू के बना दिया गया ना, जी जी, शांत हर कुमार भी वार्ड गए। में एक मंत्री, हर वार्ड में एक मंत्री या विधायक, विधायक तो और भी ज्यादा हैं, उनकी तैनाती कर दी गई है। और बूथ पर, हर बूथ पर बड़े पदाधिकारी, बड़े जिलाध्यक्ष, बाहर से भी लोग बुलाए जा रहे हैं, उनकी तैनाती की जा रही है कि इसकी निगरानी आपको करनी है और यहाँ वोट प्रतिशत सुनिश्चित आपको करना है। और अभी बीजेपी के साथ भगवान इंद्रदेव खुश दिख रहे हैं बारिश नहीं हो रही है। कि बारिश होगी तो खैर वो हो सकता है, चुनाव में अभी टाइम है, बारिश तो होगी, अगले हफ्ते फिर हम्म मानसून रिवाइव होना है। हम्म तो ये डिसएडवांटेज है कि उनके पास जी उस तरह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उतने वर्कर्स, ऐसा वर्कर, मान लीजिए प्रशांत किशोर भी वर्कर ले आए होंगे, तो बीजेपी हम्म के पास बांकीपुर के वर्कर हैं, उनके पास पन्ना प्रमुख है, उनके पास मंडल के लोग हैं, जो बरसों से नितिन नवीन की टीम है पूरी, जो काम करती रही है। तो वो एक उनके साथ है, वो उनकी डिसएडवांटेज ही कहेंगे उसको, वो है उतने लोग नहीं है जो जाकर के प्रचार करें। लेकिन हम्म और इसके इतर बीजेपी के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है कि लंबे समय से काम करने का काम किया है नेताओं ने वहां, तो जो काम है दिखाने के लिए वो दिखाएंगे। चेहरा है नितिन नवीन का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, उनके सम्मान की बात हो जाएगी चुनाव में। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है, प्रबंधन है जो काम करेगा वहां, संसाधन है जो वहां काम करेगा, लोगों को वोट, आपने कहा ना, बीजेपी हो सकता है कि बीजेपी एरिया आइडेंटिफाई करे कि बांकीपुर बिल्कुल के किस एरिया में, बिहार के किस इलाके के ज्यादा लोग रहते हैं, और उस हम्म इलाके का नेता आकर के वहां उस एरिया में जाकर के कैंपेन करिए। लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी करती रही है, तो जी बांकीपुर चुनाव को उसी तरह से बीजेपी लड़ रही है। तो बीजेपी के हम्म पास बहुत सारा एडवांटेज है, सोशल इक्वेशन उसके साथ है, कास्ट का हम्म इक्वेशन उसके साथ है, नहीं, जो अब देख, प्रशांत किशोर के साथ प्रोफेसर नहीं है। किसी सिन्हा को लाने की कोशिश हो रही है, बिट्टू सिंह को लाने का प्रयास चल रहा है, आनंद मधुकर यादव को हमने कहा ही लालजी टोला में कभी बीजेपी को बढ़त नहीं मिली, वहां आरजेडी को बढ़त मिलती रही है। इन तमाम लोगों को, एक एक मोहल्ले को, टोले को, बूथ को देखा जा रहा है, और वो कोशिशें तो की ही जा रही है ना। हाँ, तो ये कोशिश वहां, तो ये एडवांटेज है ना, बीजेपी ही है जो अपने साथ इतने लोगों को जोड़ सकती है। जी और वो हर व्यक्ति जुड़ भी सकता है, क्योंकि उसको पता है कि केंद्र में, प्रदेश में, लोकल बॉडीज में हर जगह बीजेपी है। कुछ बीजेपी ही, अगर कुछ देना होगा तो बीजेपी ही दे सकती है। तो बिल्कुल आजकल तो बिना प्राप्ति के तो कोई राजनीति के लिए, बिना प्राप्ति की आशा के तो कोई राजनीति में जाता नहीं है, किसी पार्टी में हम्म नहीं जाता है। हम लोगों के यहाँ तो भगवान की भक्ति भी प्राप्ति की उम्मीद में ही होती है। प्राप्ति बिल्कुल नहीं होने पर वो उम्मीद भी टूटती है। ओशो ने तो हम्म कहा था कि भाई, जो बौद्ध धर्म है वो हमारे यहाँ बिहार से ही उपजा, उसकी शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत संदेह से होती है और हम्म शून्य पर समाप्त होती है। हिंदू धर्म की शुरुआत प्राप्ति से होती, आस्था से होती है और प्राप्ति पर पूर्ण होती है। आस्था हम्म है और प्राप्ति क्या है, तो जी जो वही वही मान्यता पार्टियों के बारे में है कि आप आस्था के साथ आइएगा, प्राप्ति पर पूर्णता होगी। तो बीजेपी ही कुछ दे सकती है। अभी प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव कुछ देने की स्थिति में तो है नहीं, तो हम्म बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ हमारा एक, क्या हमको जो लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, जो कई चीजों के साथ जुड़ जाएगा धीरे धीरे। पहले से बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है, बहुत पावरफुल पार्टी है, और हम्म केंद्र में उसकी सरकार है, बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत है उस सरकार के पास, उसका मुख्यमंत्री है, पहली बार बना है। तो सारी चीजें तो, एडवांटेज तो सब उसके पास है, सारी चीजें तो, पलड़ा तो उसके पक्ष में ऑलरेडी झुका हुआ है। फिर हम्म आप उतने भारी पलड़े पर आप क्यों, आप और बटखरा रखना चाह रहे हैं? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, आधा किलो का बटखरा आप उस पर क्यों रखना चाह रहे हैं, अगर आपका पलड़ा बहुत भारी है ऑलरेडी? तो जी इसका निगेटिव मैसेज जाता है ज्ञानेश्वर जी। हम्म अब ये मैसेज जाता है कि आप डेस्परेट हैं, हम्म आपको लग रहा है कि आपको लड़ाई में कुछ नुकसान हो सकता है, या सामने वाला जो चैलेंजर है वो मजबूत है, तो उस चैलेंजर को कमजोर करना है और अपने को मजबूत करना है। कई बार इसका निगेटिव मैसेज जाता है। आपको अगर तो मजबूत है ये तो बहुत, तो है आपको ही ना, इसकी परवाह नहीं करनी ये तो चाहिए। ये तो है ही ना। आप देखिए, किसी आम नागरिक से बात कीजिए बांकीपुर का, जिसका कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ प्रतिबद्धता नहीं है, वोट किसे देना चाहिए, तो आज की तारीख में वह अपना फैसला कर चुका है। अब ठीक है, बिल्कुल। परिस्थितियां कुछ और होगी, उनके पास लोग पहुंचेंगे, उन्हें लोग कहेंगे, उन्हें मनाया जाएगा, लेकिन जो स्वतंत्र विचारधारा वाले लोग हैं, वह अपना निर्णय किए हुए हैं। यह निर्णय बदल भी सकता है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, प्रशांत किशोर हार जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। इसका कोई भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसकी भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं कि आरजेडी तीसरे नंबर पर और प्रशांत किशोर 52,000, जो बीजेपी जीतती भी है तो वह नितिन नवीन जितने मतों से जीते थे उतने मतों से तो जीत नहीं होने जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है ज्ञानेश्वर। तो वही है कि ये अगर बीजेपी का पलड़ा भारी है, आम आदमी जिसको आप कह रहे हैं कि जिसने मन बनाया हुआ है मान लीजिए, तो वो भी तो इन सब चीजों पर नजर रख रहा होगा ना, कि बीजेपी क्यों इतनी डेस्परेट है, क्यों बिल्कुल प्रशांत किशोर के लोगों को तोड़ करके ले आना है,
तोड़ने की कोशिश भी क्यों करनी है उनके लोगों को? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने हम्म, विधायक हैं उसके पास, इतने एमपी हैं उसके पास, इतने नेता हैं, सरकार है, सब सामर्थ्य है, इसके बावजूद क्यों ले आना है दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को? तो आप डेस्परेशन शो होता है इससे कि आप दूसरी पार्टी को चुनाव के ठीक पहले जब शामिल कराते हैं तो। और दूसरी बात इसके साथ ही एक और होता है, जब ऐसी लड़ाई होती है ज्ञानेश्वर जी, तो अंडरडॉग के साथ लोगों की सहानुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। हम्म, जिसको हम्म, माना जाता है कि भाई ये अकेले लड़ रहे हैं, जो रावण रथी बिरथी रघुवीरा वाली बात है, तो उसमें जो है एक मैसेज जाता है कि अंडरडॉग कौन है। जब दिए बिल्कुल और तूफान की लड़ाई होती है ना, तो आम आदमी की सहानुभूति हमेशा दिए के साथ होती है। जी। हम्म, जीत भले तूफान जाए, दिया भले बुझ जाए, लेकिन हम्म, उस सहानुभूति दिए के साथ ही होती है। हम्म, तो ये चीजें आप उनको, और जितनी सहानुभूति है वो आप बढ़ा रहे हैं। अगर उनके बिल्कुल। लोगों को आप तोड़ेंगे तो उनके प्रति और सहानुभूति होगी कि देखिए उनको, हम्म, एक तो आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई में बहुत आगे हैं, प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में ही आपके सामने नहीं टिक रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं के लोगों को तोड़ रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के स्ट्रेटेजी का फ्लॉड है हमारी नजर में। हो बिल्कुल। सकता है कि बीजेपी की नजर में ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो, और बीजेपी इस स्ट्रेटजी से, चूंकि बीजेपी ही कामयाब हो रही है, तो हम स्ट्रेटेजिक समझ का क्या मतलब है? बीजेपी अपनी उसी स्ट्रेटजी से कामयाब हो रही है। जी। लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं, एक तो डेस्परेशन शो होता है, और दूसरा ये शो होता है दूसरे आदमी के प्रति सहानुभूति बढ़ती है जिसको आप कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो हम्म, ये भी प्रशांत किशोर के लिए हो सकता है कि एक एडवांटेज हो जाए कि आप उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत हम्म, किशोर कह सकते हैं कि देखिए, हमसे लड़ने के लिए तो आपको पहले कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, एक कैंडिडेट हम्म, आपका छोड़ करके गया, आप दूसरा कैंडिडेट खोज करके ले आए, अब उस कैंडिडेट के लिए भी आप हमारे ही लोगों को तोड़ तोड़ करके ले जा रहे हैं हमसे लड़ाई में, इसका मतलब आप सक्षम नहीं है। और आप जान रहे हैं बिल्कुल। प्रशांत किशोर नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, क्या हम्म, ट्विस्ट दे सकते हैं, किसी भी मुद्दे को कैसा स्पिन दे सकते हैं। वो स्पिन मास्टर ही तो है। तो वो बिल्कुल। स्पिन मास्टर है। आपके बीजेपी का मुकाबला ऐसे स्पिन मास्टर के साथ, बीजेपी के पास भी स्पिन मास्टर्स हैं, लेकिन हम्म, प्रशांत किशोर उन मास्टरों के मास्टर हैं। बिल्कुल। वो मतलब वो उन लोगों के मास्टर हैं जो इन चीजों के मास्टर हैं। नहीं, तो वो कह इसकी रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर को इसलिए जिताइए ताकि कोई केंद्र से यह सवाल पूछ सके कि पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा बिल्कुल है, बिल्कुल हमारी गाड़ियों का माइलेज क्यों कम हो रहा है, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स क्यों लगाया जा रहा है कमर्शियल बिल्कुल वाहनों से। क्या पटना के मैरिन ड्राइव पर भी टोल टैक्स लगेगा कमर्शियल वाहनों बिल्कुल के लिए? और कमर्शियल वाहनों पर जब टोल टैक्स लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो इस महंगाई का वहन कैसे आम जनता उठाएगी? आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, तो इसलिए हमें जिताइए। ऐसे सवाल वो उठा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, स्पिन मास्टर हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं। करेंगे। और देखिए, आज 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 ज्ञानेश्वर जी, हमने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी सुना सीडीआर की बात करते हुए। जी। तो सबसे पहले तो क्रेडिट क्रेडिट डेट रेशियो की बात प्रशांत किशोर ने ही तो कही बिहार में। जो बिल्कुल। एकेडमिक्स लोग हैं, हम लोग मान लीजिए कि अपना आर्टिकल लिखते हैं या कहीं बोलते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं तो अलग बात है, हमारा एक जी। लिमिटेड हमारा पहुंच है। हम्म, पहली बार बिहार में इकोनॉमी का इशू ले आना, क्रेडिट डेट रेशियो ले आना, बिहार के लोगों को यह समझाना कि आप जो छोटी छोटी बचत करते हैं, अपना अपना पेट काट करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने भविष्य के लिए जो पैसे बैंक में जमा करते हैं, वो बैंक आपके लिए खर्च नहीं करता है। आपको लोन लेना होगा तो वही बैंक आपको नहीं देगा, वो पैसा दूसरी जगह जाता है। तो बिल्कुल। ये बात अब सरकारें कह रही है, अब तो सरकार के लोग कह रहे हैं। तो जी। ये जो इशू स्टैब्लिश करने की बात होती है, प्रशांत किशोर के पास एक दृष्टि है और मुद्दों की जानकारी है, समझ है उनको। वो हम्म, बिहार सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं, भारत सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा उम्मीदवार कोई होता जो चुनाव लड़ रहा होता, तो उसके सारे सवाल बांकीपुर के इर्द गिर्द होते, हम्म। बांकीपुर को लेकर के वो सवाल पूछता। प्रशांत किशोर बांकीपुर का सवाल भी उठाएंगे, प्रशांत किशोर बिहार का भी सवाल उठाएंगे, भारत का भी सवाल उठाएंगे, और देखिए, ग्लोबल बीना जो मानवी का जो नामांकन पॉलिटिकल रद्द स्थिति हो है गया। उसका भी मुद्दा उठाएंगे। बीना मानवी का नामांकन रद्द हो गया। मैं अभी वीडियो देखा था आपके साथ कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के पहले। जनशक्ति जनता दल, मतलब तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार थी। पहले कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। नामांकन रद्द हो गया। तेज प्रताप यादव मिलने पहुंचे, कोई उनसे मिल भी नहीं रहा है, कौन नोटिस ले रहा है? और प्रशांत किशोर से न मिले तो फिर क्या हो जाए? पूरे देश में बिल्कुल यह खबर बन जाएगी, बिल्कुल पूरे देश में। देखिए, आपको याद होगा बीपीएससी वाले आंदोलन में जब उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्होंने कहा कि जमानत नहीं लेंगे, नहीं बिना लेंगे। शर्त हाँ आपको रिहाई देनी पड़ेगी, हाँ। तो फिर क्या हुआ था? भाई छूटे थे वो तो इसलिए हाँ। छूटे थे क्योंकि उनको पता था कि उनके क्या राइट्स हैं। जी। एज अ सिटीजन, भारत का संविधान हमको जो राइट्स देता है, हम ही को अपने राइट्स नहीं पता होते भैया, अपने देश के लोगों को। प्रशांत किशोर को पता था कि उनके क्या राइट्स हैं और उनको किस तरह से आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप बॉन्ड भरिए और तब आपको छोड़ेंगे। आप कोई अपराध तो कर नहीं रहे थे प्रशांत किशोर। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने राइट्स के लिए लड़ता हो, वो दूसरों के राइट्स के लिए भी लड़ेगा। हम्म, ये प्रशांत बिल्कुल। किशोर की बात है। प्रशांत किशोर जिन चीजों के लिए अपने लिए लड़े, वो बिहार के हर व्यक्ति के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे।
ये उनका बिल्कुल। एक एडवांटेज है। उनके पहले हम कह चुके हैं कि बीइंग प्रशांत किशोर, ये अपने आप में एक एडवांटेज है कि हम्म। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उनका हम्म। बड़ा एडवांटेज है, और उनके पास जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, जो उनके स्पिन देने की उनकी क्षमता है, और संसाधनों में बीजेपी के मुकाबले का तो नहीं, लेकिन बांकीपुर सीट लड़ने के मामले में तो उनको ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको संसाधन की कमी पड़ जाए या वो हम्म। मैनेजमेंट में पीछे रह जाए। तो वो हर लिहाज से चुनाव लड़ेंगे। एडवांटेज बीजेपी को जो है सो है कास्ट का इक्वेशन और वो तमाम चीजें। लेकिन कई बार ज्ञानेश्वर जी क्या होता है, कास्ट न्यूट्रल होना आपका एडवांटेज बन जाता है कि हर जाति बिल्कुल। आपको अपना माने। ये उनका हम्म। एडवांटेज हो गया है कि हर जाति उनको अपना माने। आपके मुद्दे कई बार ऐसा ऐसा रिजोनेंस उनका होता है कि जनता, हर आदमी उनको अपना मुद्दा मानने लगे। ये भी प्रशांत किशोर के साथ एक एडवांटेज है। और कई वो जो सबसे पहली बात हम लोग कह रहे थे कि एक व्यक्ति के जीत हारने से कोई बीजेपी की सेहत पर या सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है, ये लोगों को माइंडसेट को प्रभावित करता है। ये बात लोगों के मतदान व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी कि एक सीट हम्म। बीजेपी नहीं जीतेगी तो उसे कोई आफत नहीं आ रही है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जरूर जुड़ी हुई है नितिन नवीन की भी और सम्राट चौधरी की भी। जी। उस व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अगर कुछ प्रबंधन, लड़ाई वो लोग जो करें सो करें, लेकिन सरकार की प्रतिष्ठा, सरकार का कोई किस्मत, भविष्य दांव पर नहीं है। और ये बिल्कुल। चीज प्रशांत किशोर के पक्ष में लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इस पर आगे और मतलब जब चीजें आएंगी, लोग खुल के बोलना शुरू करेंगे, तब पता चलेगा कि लोग क्या इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, अभी बहुत कुछ होना है, कई स्पिन चले जाएंगे और क्या होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं कौन जीत रहा कौन हार रहा, लड़ाई है और सीधी लड़ाई है प्रशांत किशोर बनाम नीरज सिन्हा की। नीरज सिन्हा मत कहिए, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन की लड़ाई है। तो रोमांच है, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।